हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी। ठीक है, तो मास मीडिया का हम यूज कैसे करते हैं सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन करने में, या मास मीडिया का सोसाइटी में क्या लेन देन होता है, इस बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले समझ लेते हैं मास मीडिया होता क्या है। ठीक है, मास मीडिया सिंपल होता है। मास मीडिया क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके हम बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस तक अपना बात कम्युनिकेट कर पाए, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। ठीक है, इसको सिंपल मास मीडिया का जो मास कम्युनिकेशन होता है उसको कैसे डिफाइन करा जाता है या उसको कैसे बताया जाता है, वो बताया जाता है किस तरह के ग्रुप में ये आप कम्युनिकेशन करें। ग्रुप कैसा होना चाहिए? पहली चीज लार्ज, बड़ा ग्रुप होना चाहिए। दूसरा हेट्रोजेनस हो सकता है। देखो, ये हेट्रोजेनस हो सकता है ग्रुप। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के लोग, मतलब अमीर आदमी भी है, गरीब आदमी भी है, मिडिल क्लास आदमी भी है, हिंदी बोलने वाला भी है, इंग्लिश बोलने वाला भी है, या मराठी बोलने वाला भी है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लोग हो सकते हैं। ठीक, एस्टॉर्टेड मतलब ये बहुत अलग अलग जगह, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पंजाब में भी है, हर जगह ये कम्युनिकेशन पहुंच रहा हो। एनोनिमस ऑडियंस मतलब मैं जिस ऑडियंस को नहीं जानता हूं उसको भी ये मेरा कम्युनिकेशन मिल रहा है। भाई जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो न्यूज चैनल का क्या होता है? भाई न्यूज तो वो बेच रहे हैं, न्यूज तो वो भेज रहे हैं, न्यूज के बड़े लार्ज नंबर पे भेज रहे हैं, अलग अलग तरह के न्यूज लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, न्यूज तो वो एक ही चला रहे हैं ना, कि मतलब मान लो वो कोरोना की न्यूज चला रहे हैं तो सबको देख रहा है, यूपी से भी बंदा देख रहा है, महाराष्ट्र से भी देख रहा है, एमपी से भी देख रहा है। ठीक है, और एनोनिमस ऑडियंस, जो न्यूज एंकर है उसको ऑडियंस के बारे में पता भी नहीं है कि ऑडियंस कौन है, पर सबको अपना मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया। लार्ज मीन्स कांट एग्जैक्टली काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडियंस, कि मतलब लार्ज का मतलब ये है कि हमको ये नहीं पता होता मेंबर, ऑडियंस मेंबर्स हमारे कितने हैं, पर ये होता है कि एक बड़े नंबर में होते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के लोग, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, ब्यूरोक्रेट हो, या पॉलिटिशियन क्यों ना हो, सब अलग अलग तरह के लोग एक साथ देखते हैं मास कम्युनिकेशन को। ठीक, एस्टॉर्टेड का मतलब अलग, ज्योग्राफिकली बहुत अलग अलग जगह है। ठीक, जैसे न्यूज़पेपर एक जगह प्रिंट हो रहा है और दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच रहा है, ई न्यूज़पेपर हो सकता है वो। ठीक, अब बात आती है द प्रेस, द रेडियो एंड द टेलीविजन प्लेज अ बिग रोल इन द लाइफ ऑफ द सोसाइटी। दे इन्फॉर्म, एजुकेट एंड entertain people. They also influence the way people look at the world and make them change their view. देखो, न्यूज या सोशल मीडिया या रेडियो या टेलीविजन क्या होता है? ये मास कम्युनिकेशन के टूल होते हैं, और ये मास कम्युनिकेशन के टूल होने की वजह से क्या होता है? ये अपना मैसेज बहुत सारे लोगों तक दुनिया में पहुंचा देते हैं। और जब बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज पहुंचेगा तब क्या होगा? लोगों की थिंकिंग चेंज होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे थिंकिंग चेंज होगी, ओपिनियन चेंज होगी, उसी तरह लोगों का बिहेवियर भी चेंज होगा। तो मास मीडिया के कुछ कॉमन सोर्सेस क्या हो जाएंगे? प्रिंट मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुकलेट या ब्रोशर्स, या बिलबोर्ड। बिलबोर्ड आपके जो लगे रहते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड्स, ये एडवर्टीजमेंट के आप पैनल देखते हो, चौराहे पे लगे रहते हैं या ट्रैफिक लाइट के पास लगे रहते हैं, दे आर कॉल्ड बिलबोर्ड्स। ठीक, अब इनमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी मीडिया जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक बेस पे रन कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे या बिजली की वजह से चल रही है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। आज भाई देखो, पहले क्या होता था, हम लोग फिजिकल बुक्स प्रेफर करते थे कि फिजिकल बुक्स हो तो वो बेटर है। आजकल क्या है, ई बुक्स सबसे बेटर है ना। तो बेटर क्या है कि इस तरह के बुक्स को लिया जाए और यूज करा जाए। अब प्रिंट मीडिया, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बार कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो, पहला जो न्यूज़पेपर था वो जो राजा राम मनोहर रॉय के थ्रू पब्लिश करा गया था, उस पेपर का नाम था शब्द कौमुदी। ये किस भाषा में हुआ था? ये हुआ था बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। कब? 1821 में। और मीरत उल अकबर इन पर्शियन कब हुआ था? 1332। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात चल रही है। ठीक, पर्शियन लैंग्वेज में हुआ था। वर द फर्स्ट पब्लिकेशन इन इंडिया विथ अ डिस्टिंक्ट नेशनल एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो क्या होता है, देखो ये जब हुआ था तब ये दूसरे लोगों के लिए था, और ये टिपिकल इंडियंस के लिए हुआ था। कब ये हुआ था? जब आज़ादी की फाइट वगैरह चल रही थी। ठीक, अब क्या होता है, 27 जनवरी 1780 में कोलकाता में जो है ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंग्लैंड के जो टी.ए. हिकी थे उन्होंने बंगाल गजट पब्लिश करना चालू करा था। पहला न्यूज़पेपर जो था वो ब्रिटिशर्स ने जो पब्लिश किया था उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। और वो किसने करा था? टी.ए. हिकी ने। ठीक, द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग
इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इज टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वो सबसे पुराना इंडिया का इंग्लिश लैंग्वेज में छपने वाला न्यूज़पेपर है, जो कि कहाँ से पब्लिश होता है, जो पब्लिश होता है आपके मुंबई से। कब से? 1838 से। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि जब रेडियो की बात आती है तो सबसे पहले चालू हुआ था आकाशवाणी चालू हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1920s में। ठीक, अब इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, जब इसको हम लोग बाद में जाने कब, 1936 में, एंड बाद में इसको एज एन 1957 से आकाशवाणी के रूप में इसको नाम दे दिया गया। ठीक, और सेम चीज जाती है विविध भारती के लिए। ये कब? 2 अक्टूबर 1957 में स्टार्ट हुआ था। द विविध भारती सर्विसेज ऑफ आकाशवाणी स्टार्टेड पॉपुलर म्यूजिक एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम। देखो, जब तक ये सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी चल रहा था तो इसमें ज्यादातर न्यूज वगैरह ही पब्लिश हुआ करती थी, पर जब विविध भारती चालू हुआ तब इसमें थोड़ा सा उसमें एक इंटरटेनमेंट चैनल टाइप का चालू करा। मतलब यहाँ पे आपके इंटरटेनिंग प्रोग्राम्स यानी कि म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक बजाने लगे ताकि लोगों को थोड़ा सा उसमें इंटरटेनमेंट मिल जाए। ओके, एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडल्स। ठीक, या एफएम रेडियो को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, तो एफएम रेडियो का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक अमेरिकन थे, इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। कब? 1933 में। ठीक, बट इंडिया में जो है वो चालू हुआ था 6 जुलाई 1999 में। ठीक, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन टू द एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। 1999 के पहले जो एफएम रेडियो सेक्टर्स थे वो सिर्फ आकाशवाणी के पास था। आकाशवाणी ये क्या करते थे? ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही रन करा जाता था, इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं था। अब क्या, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दे दी गई, तो प्राइवेट सेक्टर में तमाम स्टेशन आ गए, कुछ प्राइवेट, कुछ आपके गवर्नमेंट के। विविध भारती, जागो मुंबई, रेडियो सिटी, बिग एफएम, रेडियो मिर्ची, रेडियो बॉली एफएम, एफएम रेडियो, माई एफएम, तो इस तरह के तमाम रेडियो चैनल चालू हो गए। ये प्राइवेट सेक्टर की इंट्रीज हो गई। अब बारी आती है टेलीविजन की। ऑन 15 सितंबर 1959 टेलीविजन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली ऑफ दूरदर्शन। सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? दूरदर्शन। कब स्टार्ट हुआ था? 15 सितंबर 1959 में। ठीक है, ऑन जनवरी 1 1976 टेलीविजन सर्विस सेपरेट फ्रॉम रेडियो। 76 के पहले तक क्या होता था? टेलीविजन और रेडियो एक साथ ही माने जाते थे, पर 76 1 जनवरी 76 के बाद क्या होने लगा? रेडियो अलग और टेलीविजन अलग कर दिया गया। ठीक, इन 1982 नेशनल टेलीकास्ट वर इंट्रोड्यूस। इन सेम ईयर on 15th August 1982 color television were introduced in India with the live telecast of Independence Day speech by Prime Minister of India इंदिरा गांधी। तो देखो, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पहली ऐसी कौन सी प्राइम मिनिस्टर थी जिनकी लाइव टेलीकास्ट स्पीच हुई थी इंडिपेंडेंस डे में, तो वो हो जाएंगे आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, कब हुआ था? 15 अगस्त 1982 में। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब ये बात आ जाती है आपके प्रोग्राम को, टीवी प्रोग्राम का मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉडल क्या रहते हैं, तो वो हो जाता है नेशनल NTSC। ठीक है, ये NTSC क्या है? नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, तो पहला कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो हुई थी वो इसी के थ्रू हुई थी। बट क्या हुआ, कुछ दिनों बाद हम लोगों को इसमें ये चीज हमने ध्यान दिया कि इसके जो फ्रीक्वेंसी मॉडल थे या इसका जो कलर फ्रीक्वेंसी हो रहा था वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड रह रहा था। तो अब क्या होता था, हम लोगों ने इसको NTSC से चेंज करके हम लोग कहाँ लाए? पाल, यानी कि फेज अल्टरनेटिंग लाइन। ठीक है, इन इंडिया पाल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉलो NTSC। हम लोगों ने NTSC का ही फॉलो करा, किसमें? पाल में भी, फेज अल्टरनेटिंग लाइन में। ठीक, NTSC में, बट NTSC में क्या हो रहा था? ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारी, जैसे मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम हो रही थी, कलर टोन शिफ्ट हो रहा था, थोड़ा पुअर ट्रांसमिशन कंडीशन आ रही थी, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों ने ज्यादातर अपने ट्रांसफर कर दिया किसमें? फेज अल्टरनेटिंग लाइन में। अब बात आती है सिनेमा। अब इसके बाद आपका सिनेमा पार्ट स्टार्ट होता है। सिनेमा क्या भला है भाई? अब ऐसा तो है नहीं कि अब तुमको सिनेमा समझाऊं, पर फिर भी सिनेमा आप अच्छे से जानते हो, बट आपके पेपर में क्या आना है आप वो देख लीजिए। ठीक, तो देखो, इंडियन सिनेमा का स्टार्टिंग किसने सबसे ज्यादा, मेन फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है किसको? दादा साहब फाल्के साहब को। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था? पहली मूवी बनाई थी
किसकी पहली फुल लेंथ मूवी बनाई गई थी? राजा हरिश्चंद्र के ऊपर। कब? 1913 में, जो कि एक साइलेंट मूवी थी, जो कि मराठी में थी। भाई साइलेंट मूवी थी पर उन्होंने नाम दिया है मराठी लैंग्वेज का। अब भाई साइलेंट मूवी में कोई लैंग्वेज तो हो नहीं सकती क्योंकि चुप ही रहोगे आप, ठीक। तो अगर लेकिन कोई पूछे वो कि कौन सी फिल्म थी, तो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी? 1930 में। एंड किस लैंग्वेज में थी? तो लैंग्वेज थी आपकी मराठी। आलम आरा वॉज द फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म ऑन 14 मार्च 1931। देखो 1913 से लेकर के 1931 तक जो भी मूवीज बनी वो सब क्या थी? साइलेंट फिल्म थी। लेकिन आलम आरा जो पहली इंडियन मूवी थी उसमें आपके वॉइस आई, ठीक। अब क्या होता है, दादा साहब फाल्के ने पहली मूवी स्टार्ट करी थी, तो क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट जब आपको अवार्ड देती है तो वो दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रेजेंट करती है, ठीक। अब एक बात ये ध्यान दीजिए कि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 10 अक्टूबर 1954 में। कहां पे दिया गया था? दिल्ली में एक है विज्ञान भवन, तो विज्ञान भवन में 10 अक्टूबर 1954 ये 10 अक्टूबर 1954 में ये अवार्ड दिया गया था। किसने दिया था? ये दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन था उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय प्रेसिडेंट, ठीक। अब इसके बाद भाई क्या हुआ, पहले एफएम आया, फिर टीवी आया। अब टीवी के बाद क्या आ गया? अब आ गया इंटरनेट, ठीक। तो इंटरनेट जब आपका स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इंटरनेट का यूज जो हो रहा था इंडिया में, वो उसकी रनिंग या ऑपरेटिंग बॉडी थी क्या? वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि बाद में आपकी बन गई बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक। कब स्टार्ट हुआ? 1995 में स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त को, ठीक, इंडिया में। आफ्टर इंडिया लॉन्च इट एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क ERNet इन 1986 में इंडिया ने क्या करा? एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क को उन्होंने खुद का लॉन्च कर लिया। अब इसके बाद ये चीजें सेम है। अब एक बात देखिए, इंटरनेट और इंट्रानेट, यहां पे सिर्फ ए का है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक। इंटरनेट और इंटरनेट का डिफरेंस क्या है आपका? कि इंट्रानेट जो होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, जैसे इंटर कम्युनिकेशन होता है और इंटर कम्युनिकेशन होता है। तो इंट्रानेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर ऑफिस के लोग बना सकते हैं, या आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया कि जो कुछ पर्टिकुलर लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, सब कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जिनको आप चूज करेंगे वही लोग ज्वाइन करेंगे और उन्हीं लोगों को कम्युनिकेशन पहुंचेगा। तो इंटरनेट तो सबको अवेलेबल कराता है, पर इंटरनेट कुछ पर्टिकुलर लोगों के ही लिए अवेलेबल होता है। अब इसके बाद बारी आती है पोस्टल नेटवर्क। देखिए पोस्टल नेटवर्क तो सबसे पहली चीज थी, बट इससे आपके एनटीए नेट में इतना बड़ा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब तो और कम हो गई उनकी वैल्यू, बट स्टिल थोड़े फैक्ट आपको पता होने चाहिए, तो फैक्ट मैं बता देता हूं। इन 1837 मॉडर्न पोस्टल सर्विस इन इंडिया बिगेन। तो पहला इंडियन जो आजकल की पोस्टल सर्विस जैसा आप देख रहे हैं वो मॉडर्न पोस्टल सर्विस कब बिगेन हुई? 1837 में। इन 1854 द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प वॉज इशूड। पहला जो स्टैंप था वो कब इशू हुआ? वो इशू हुआ था 1854 में। और इन 1911 द एयर मेल सर्विस वॉज स्टार्टेड। एयर के थ्रू यानी कि एरोप्लेन के थ्रू मेल भेजने की सर्विस कब स्टार्ट हुई? 1911 में, 1911 में। इन अगस्त 1986 द स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस। स्पीड पोस्ट जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1986 में, ठीक। अब बात आती है पिन कोड। पोस्टल इंडेक्स नंबर कब इंट्रोड्यूस हुए? इंट्रोड्यूस हुए थे 1972 में। ये 6 डिजिट का कोड होता है जो पहले क्या होता था कि हर एरिया को वो अलग अलग 6 डिजिट के कोड दिए जाते थे। वो कोड किस बेसिस पे दिए जाते थे? फर्स्ट डिजिट इंडिकेट द जोन। पहला जो डिजिट होता था वो जोन के बारे में बताता था। अगला डिजिट क्या करता था? इंडिकेट द सब जोन, कि सब जोन क्या है वो इंडिकेट करता था। एंड पोस्टल सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड द लास्ट 3 डिजिट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस अंडर द सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो आखिरी के 3 डिजिट जो होते थे वो उस डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट ऑफिस को पता करने के लिए होते थे, ठीक। अब बारी आती है जर्नलिज्म इन इंडिया। देखिए जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ बात उन्हीं चीजों की कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इंडिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो 1932 में स्टैब्लिश हुई थी,
जो हुई थी कहाँ पे, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ये ख्याल रखिए, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन आपका। अब इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म लोकेटेड इन बेंगलोर इन इंडिया। इट वॉज फाउंडेड इन 2001 बाई BSNG फाउंडेशन। ठीक, BSNG फाउंडेशन जो थी उन्होंने 2001 में ये जो कॉलेज था वो ओपन करा गया था। कब ओपन करा गया था, 2001 में। कहाँ पे, बेंगलोर में। किसके थ्रू, BSNG at the Directorate of Advertising and Visual Publicity DAVP is the nodal agency to undertake multimedia advertisement and publicity for various ministries and department of Government of India। देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब कोई अपने एडवर्टीजमेंट देते होते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट कैसे देती है, वो देती है DAVP के थ्रू। तो वो क्या, वो अलग अलग मीडिया में जो भी मल्टीमीडिया यूज करना होता है उसके थ्रू वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट देते हैं। बट DAVP का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में, और रीजनल हेड ऑफिस कहाँ पे, बेंगलोर एंड गुवाहाटी में। ठीक है, तो आपको यहां तक आई होप जर्नलिज्म के बारे में डिटेल में समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो के साथ आपके कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस जो कि आपके NTA नेट पेपर में आना है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको मदद मिल जाएगी, आपको आसानी होगी थोड़ा NTA नेट पेपर सॉल्व करने में। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे।